सबको आवाज आ रही है यार? पिक्चर व्यू क्लियर दिख रहा है? चलो, इस सेशन को, पिछला सेशन था थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट के कारण इंजीनियरिंग ड्राइंग का थोड़ा सा सही व्यू में नहीं आ पाया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशन को। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंजीनियरिंग ड्राइंग सेशन। आई एम अ मेंटर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग टीम। टुडे विल डिस्कस अबाउट आवर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इसी इंजीनियरिंग ड्राइंग के कॉन्सेप्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन है पिछले साल जो नवंबर 2016 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार इजी आए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी जो तैयारी है वो आपको एकदम हाई लेवल पे रखना है, ताकि कितना भी इजी आए और कितना भी टफ आए, कम से कम 25 मार्क्स में 25 क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, 25 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन सही बनाने हैं। ठीक है, ये अप्रोच रखिए और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो आपको एक्यूरेसी भी सही रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। प्रोजेक्टर स्टार्ट सर। आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ फीडबैक भी मिला था हमें कि सर प्रोजेक्टर के कारण जो हमारा गूगल मीट का जो कैमरा है वो ऑप्टिमाइजेशन कर दे रहा था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रोजेक्टर के स्लाइड को मैक्सिमम 20 सेकेंड 40 सेकेंड देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मतलब आज का जो हमारा सेशन रहेगा पूरा वाइट बोर्ड सेशन रहेगा। ठीक है, हो क्या रहा था कि प्रोजेक्टर हम ऑन कर रहे थे तो कुछ सेशन में लोगों का ध्यान प्रोजेक्टर में रहता था, मैं जो लिख रहा हूँ उस पर नहीं रहता था, क्योंकि आप बचपन से जो फील कर रहे हो, जो देख रहे हो, वो आप ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड टीचिंग को ही देख रहे हो। तो हम इसी ट्रेडिशनल मेथड को वी विल फॉलो दिस इन दिस अवर सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टर स्टार्ट सर। तो ये है हमारा डेमो सेशन, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। पेज स्लाइड 1 देख लेते हैं हम। ठीक, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने स्लाइड में देख लिया क्या क्या है, अब इसे अब व्हाइट बोर्ड में हम समझते हैं। प्रोजेक्टर ऑप्शन। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक्चुअल में सभी जानते हो, सभी फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो ऑब्जेक्ट आपकी सिविल ब्रांच में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यूज़ होता है, मैकेनिकल ब्रांच में यूज़ होता है, और मल्टीपल ब्रांचेस में वो ऑब्जेक्ट जो आप ड्राइंग पेपर में या सॉफ्टवेयर की सहायता से बना सकते हो। ठीक है, तो ड्राइंग पेपर में बहुत सारे सीट्स रहते हैं, A0, A1, A2, A3, A4 सीट्स रहते हैं। उस सीट्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, या तो यू कैन यूज़ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 2010, 2011, 12 वर्जन चेंज हो रहा है, मीन्स इसमें अपडेट आ रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लास में बताया था, पहले डेमो सेशन में, कि हम एप्लीकेशन फॉर्म में करेंगे। तो जितना चीज़ कर रहे हैं हम सब एप्लीकेशन फॉर्म में करेंगे, मीन्स हम अगर इफ़ पॉसिबल सो वी कैन यूज़ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ऑल्सो। हम ऑटोकैड में तो करेंगे ही, साथ हम ऑटोकैड का जो टॉपिक है, ऑटोकैड के टॉपिक में हम ऑटोकैड का यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम जो भी इस सेशन में पढ़ रहे हैं, अगर संभव हो तो हम उसको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के द्वारा भी बनाने के सीखेंगे। लेकिन आपको उतना ही काम करना है जितना आपके एग्जाम में आए, क्योंकि आप पूरा पढ़ लोगे तो क्या होगा कि थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि कम करो लेकिन अच्छा करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक टर्मिनोलॉजी है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको पेपर में, शीट पे, या आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की सहायता से उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। अब उसको ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ आप वेरियस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके कर सकते हो। तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के डेफिनेशन तो आपको समझ आ गए होंगे। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो हम इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड का पर्पस क्या है? ड्राइंग बोर्ड का पर्पस है कि वो सीट को सपोर्ट करे, चाहे आप A0 सीट, A4 सीट, जो भी सीट यूज़ करो, तो ड्राइंग बोर्ड का पर्पस है कि वो सीट को सपोर्ट करे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ड्राइंग बोर्ड का डायमेंशंस आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है इसकी, इसलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट बताऊंगा बीच बीच में।
ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ड्राइंग बोर्ड का डायमेंशंस क्या है, और आपको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। पिछले क्लास में भी बताया था, लेकिन टेक्निकल एरर के कारण क्या पता कई लोगों को समझ ना आया हो, ठीक है, क्योंकि वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही थी। तो हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। अब ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, एक डेजिग्नेशन होता है, एक कॉलम होता है डेजिग्नेशन का, ठीक है। इस डेजिग्नेशन में वी कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड। फर्स्ट वन इज D0 ड्राइंग बोर्ड, सेकेंड वन इज D1 ड्राइंग बोर्ड, थर्ड वन इज D2 ड्राइंग बोर्ड, एंड फोर्थ वन इज D3 ड्राइंग बोर्ड। एंड व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ दीज ड्राइंग बोर्ड्स, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ दीज ड्राइंग बोर्ड इन mm। तो हम इसके डायमेंशंस को लिख लेते हैं। थोड़ा मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ ना, अब स्पेस क्यों छोड़ रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। तो ये हो गया आपका डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस किस में रहेगा, लेंथ इनटू विड्थ में, और mm में रहेगा। मतलब अगर इसमें mm करोगे, इसमें mm करोगे तो mm स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं टोटल mm कर दिया हूँ, या mm एरिया के फॉर्म में रहेगा, तो इसका यूनिट होता है एरिया का mm स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशंस, तो पहला डायमेंशंस आपको याद करना है, बाकी डायमेंशंस ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। पहला डायमेंशंस D0 का, ये डायमेंशंस आपको याद करना है, जो है 1500 mm लेंथ है जिसका। ड्राइंग बोर्ड आपका इस शेप का होता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। ये लेंथ होता है और ये विड्थ होती है, और यहाँ पे नीचे साइड गुटका लगा होता है जो सपोर्ट करता है कि सही तरीके से वो प्लेस्ड हो, सही तरीके से वो प्लेस हो। तो ये ड्राइंग बोर्ड होता है जिसमें उसका डायमेंशन 1500 गुणित 1000 mm स्क्वायर के फॉर्म में होता है। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार लिख चुका हूँ, ठीक है। 1500 गुणित 1000 होता है। तो D0 के लिए आपको एक बार बस याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आता है आपका D1। तो कुछ नहीं करना है, D1 में आपको क्या करना है, इसी 1000 को कॉपी कर देना है सेम टू सेम, मतलब वो इसका लेंथ हो गया। और जो यहाँ पे लेंथ पहले वाले का जो लेंथ था उसको डिवाइडेड बाय आप 2 कर दोगे, मीन्स ये 750 होता है, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 750। लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है, और आपकी एग्जाम में भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगी, तो आप इजी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और आप अपने ऑप्शन को टिक लगा सकते हो सही, ठीक है। तो ये हुआ आपका 700, है ना। अब सिमिलरली थर्ड वाले का मीन्स ये D2 का, तो D2 का क्या होगा आपका 700 इंटू इसका डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 500, ठीक है। सिमिलरली D3 का क्या होगा 500 इंटू 350, पूरे mm स्क्वायर में है, पूरे जो डायमेंशन है mm स्क्वायर में है। तो आपको कोई भी पूछता है कल के डेट में कि D3 का डायमेंशंस क्या होगा, D1 का डायमेंशंस क्या होगा, तो सो यू कैन इजीली राइट दिस डायमेंशंस इन द फॉर्म ऑफ एरिया, ठीक। और अगर सपोज मान के चलो कि ये D4 पूछ दिया, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस D4 ड्राइंग बोर्ड, तो ये क्या होगा सेम रहेगा, 350 का 350 है ना, और 500 का हाफ होगा 250। तो ये ड्राइंग बोर्ड का डायमेंशंस आ जाता है, ठीक है। इसको शॉर्टकट ट्रिक में भी अगर हम करना चाहें तो कैसे होगा, अगर मान के चलो कि ये है आपका D0, D1, D2, D3, D4, तो हमारा शॉर्टकट ट्रिक D1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब पे एप्लीकेबल होगा। सपोज मान के चलो कि आपको D4 का ड्राइंग बोर्ड का आपको D4 वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, ये 1500 गुणित 1000 डिवाइडेड बाय किसकी वैल्यू निकालनी है 4 की, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सेम 350 इंटू 250, ये वैल्यू सेम आ जाएगी, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड के डायमेंशंस का याद करने का तरीका कि पहले वाले का जो विड्थ था उसको लेंथ बना लेना है, और पहले वाले का जो लेंथ था उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सेकेंड वाले का वो विड्थ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, एग्जाम में पूछ सकता है ये, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकेंड था हमारा, सेकेंड है बोल सकता हूँ मैं, सेकेंड यहाँ पे सेकेंड लिख ले रहा हूँ। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट वी विल यूज ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट क्या होता है, उसी ड्राइंग शीट पे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप ड्राइंग बनाते हो, ठीक है। अब ड्राइंग शीट का भी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्राइंग शीट में भी आपको एक डायमेंशन याद करना है, बाकी पूरे डायमेंशंस आपको ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाएंगे। तो पहला डायमेंशन बस, तो ये मैं बीच में छोड़ा था, ये ड्राइंग शीट के लिए ही छोड़ा था मैं, ठीक है। तो आपका ड्राइंग शीट का डायमेंशंस क्या होगा, वो भी mm स्क्वायर में रहेगा ना, mm स्क्वायर मतलब लेंथ इंटू विड्थ के फॉर्म में, ठीक है।
तो लेंथ इंटू विड्थ के फॉर्म में रहेगा mm² में। तो इसे हम बोलते हैं A0 ड्राइंग शीट। A0 ड्राइंग शीट का एरिया आपको याद करना है बस 1189 गुणित 841। ठीक है। सिमिलरली A1 का क्या होगा, A1 होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा 841 इंटू ये कितना होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको, है ना स्टूडेंट। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 1189 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू 594 आती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। सिमिलरली A2 की वैल्यू 594, है ना, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 चौका 2 दूनी 420, ठीक है। सिमिलरली A3 की वैल्यू क्या आएगी 420, है ना, और इसकी वैल्यू 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 या 2 दूनी 18, यहाँ से 1 बचा, फिर 2 अट्ठे 16, लगभग इतनी वैल्यू आएगी। 297 लगभग आता है ना, तो 297 हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और A4 की वैल्यू आती है 297 इंटू 210। तो आपको ये पूरा A0, A1, A2, A3, A4 का पूरी वैल्यू आपको याद होगी, सिर्फ आपको एक वैल्यू याद करनी थी। यहाँ पे भी आप सेम कॉन्सेप्ट ले सकते हो। अगर आपको A4 निकालना है तो ये वैल्यू है, डिवाइडेड बाय आप 4 कर दोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू A4 वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो आप सेम फंडा यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और ध्यान देना, ये A1 के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा ड्राइंग शीट। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, 2 मिनट। तो आपको ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट से यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्स में तो अब ड्राइंग शीट हम पढ़ रहे हैं, ड्राइंग शीट है ना, सेकेंड ड्राइंग शीट। तो मैं ड्राइंग शीट का डायग्राम बना लेता हूँ। ड्राइंग शीट का डायग्राम होगा ये, और ड्राइंग शीट को थोड़ा उल्टा बना रहा हूँ मैं, है ना। अब ये क्यों उल्टा बना रहा हूँ आपको समझ आएगा। ये मैं इसको विड्थ मान ले रहा हूँ, जिसे मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हमारा लेंथ है जिसे मैं y से डिनोट कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, x और y। तो सबसे पहला कंडीशन क्या आता है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट ना, मैं हर बार बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट बताते जाऊँगा, आप वहाँ पे अंडरलाइन करना, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि x मतलब विड्थ और y मतलब लेंथ, x रेशियो y इज इक्वल टू 1/√2। और ड्राइंग शीट का सपोज हम मान के चल रहे हैं, ड्राइंग शीट में हम डायमेंशन लिए हैं A0 वाला 1189 गुणित 841 mm का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू लगभग 0.707 लगभग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे A0, A1 क्या होगा 841 गुणित 594। तो जितनी भी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी वैल्यू 0.707 या हम बोल सकते हैं 1/√2 आएगा, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। सपोज मान के चलो x क्या है, आप x आपका विड्थ है, मतलब 841, हम A0 की बात कर रहे हैं ना, तो 841 डिवाइडेड बाय 1189 करेंगे तो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.707 आएगी, ठीक है। या A1 शीट की बात करूं तो 594 डिवाइडेड बाय 841 की वैल्यू 0.707 आएगी। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि ये टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से है, ठीक है। सेकेंड टर्मिनोलॉजी को लिख दे रहा हूँ मैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ड्राइंग शीट में विड्थ और लेंथ को इंटू करते हैं, जो भी डायमेंशन, एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस वाला ड्राइंग शीट है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आंसर रहेगा 1 मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं।
अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, ये A0 है, इसकी वैल्यू को रखोगे, इसकी वैल्यू को इनटू करोगे तो ये क्या आएगा 99949 लगभग ये वैल्यू आती है, ठीक है। और एक मीटर में 1000 mm होते हैं, तो इसको अगर mm को मैं मीटर में चेंज करूं तो 3 बार 0 मीन्स टोटल 6 बार 0 आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो A0 की वैल्यू 0.99949 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1 मीटर स्क्वायर। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखने हैं। दिस टर्मिनोलॉजी विल आस्क इन योर एग्जाम पेपर, x रेशियो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेशियो y 1:2, एंड सेकंड वन इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विड्थ इनटू लेंथ इन योर ड्राइंग शीट और इन स्टैंडर्ड डायमेंशंस ड्राइंग शीट। सो दिस वैल्यू विल बी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको दोनों समझ आ गया होगा। तो हमारा ड्राइंग शीट वाला भी पोर्शन आपका ओवर हो गया। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा, अब आपका आता है तीसरा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर एक तीसरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, टी स्क्वायर। अब इसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूं कैसे फिट होता है, ठीक है। तो ये 2 मिनट, थोड़ा सा, ये हो गया आपका ड्राइंग शीट, ठीक है। और ड्राइंग शीट पे टी स्क्वायर कैसे फिट रहता है, ये। तो इसका पर्पस क्या है, पहले डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से सभी चीज दिखेगा जी। ये आपका टी स्क्वायर इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर का यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो टी स्क्वायर का यूज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर बस यही है, ठीक है। और स्लाइड में भी आप देख चुके हो कि टी स्क्वायर एक्चुअल में रहता कैसे है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक बार दिखा देता हूँ कैसे रहता है टी स्क्वायर। नेक्स्ट, ये है आपका टी स्क्वायर। देखिए ऐसी डायग्राम बनाया हूँ मैं। ये एक्चुअल में अगर आप हॉरिजॉन्टल फिट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल आपका लेंथ मेजर करेगा, और अगर आप वर्टिकल फिट कर रहे हो तो वर्टिकल लाइन को मेजर करेगा। मीन्स ये यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है, आपका सेट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। प्रोजेक्टर ऑफ। अब नेक्स्ट है चौथा सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर का पहले डायग्राम बना देता हूं, तब आपको पर्पस समझ आएगा। ये 30 90 60 ये पहला टाइप हो गया, जिसे मैं बोल रहा हूँ 30-60 डिग्री टाइप, है ना। ये पहला टाइप हो गया। और इसका दूसरा टाइप है 45 डिग्री टाइप, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, ये आपका 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ और व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेट स्क्वायर, तो आपको बताना पड़ेगा इसके द्वारा हम यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड लाइंस, ठीक है। इसके द्वारा हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा माय डियर स्टूडेंट। इस पे पूछेगा क्या कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करें, व्हाट इज द इफ यू कंबाइन दिस टू सेट स्क्वायर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट डिग्री।
अगर दोनों सेट स्क्वायर को हम कंबाइन करते हैं तो दोनों का इंक्रीमेंट डिग्री कितना होगा, मस्त कितना मीन्स कितना डिग्री आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बोथ सेट स्क्वायर को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हम 15 डिग्री इंक्रीमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स आप 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड अप टू सो ऑन। ठीक, आप कंबाइन करके डिग्री इंक्रीमेंट को इतना 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 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो सेट स्क्वायर का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हो कि हाँ दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अब सेट स्क्वायर हो गया आपका। अब सेट स्क्वायर के बाद आते हैं हम डिवाइडर में। डिवाइडर पांचवा, नेक्स्ट डिवाइडर, नेक्स्ट स्लाइड से, सॉरी प्रोटेक्टर पहले आया है तो पहले डिवाइडर बता दे रहा हूँ, डिवाइडर लिखो फिर प्रोटेक्टर बता देंगे। ठीक है, तो डिवाइडर, स्लाइड ऑफ सर। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिवाइडर। ठीक, आप डिवाइडर के द्वारा, ठीक है, डिवाइडर के द्वारा लेंथ को आप मूव कर सकते हो। ठीक है, या एक प्रॉपर लेंथ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट या लेंथ, या बोल सकता हूं मैं कर्व को, और कर्व, लेंथ और कर्व को आप मूव कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान में, या डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट मीन्स सेम लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और ध्यान देना डिवाइडर में नो पेंसिल रहता है। हम जनरली डिवाइडर में प्रकार समझते हैं और उसको हम पेंसिल की तरह मानते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल डिवाइडर में आपका पेंसिल नहीं होता है, और इसका यूज लेंथ को या कर्व को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है, या उस लेंथ या कर्व को आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ये आपके पास 40 सेंटीमीटर की लाइन है, ए और बी दे दिया हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको बराबर भागों में बांटना है। सो यू कैन यूज दिस डिवाइडर। तो यहाँ पे एक 45, एक इमेजिनरी लाइन खींच लो, एक 45 डिग्री में इमेजिनरी लाइन खींच लिए, और आप एक एक सेंटर में डिवाइड कर दो। जैसे मान के चलो 8 पार्ट्स में आपको बांटना है, 8 इक्वल पार्ट्स में ना, 8 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। ठीक, तो 45 डिग्री में 1 सेंटीमीटर, 1 2 3, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट वाले पॉइंट को आप मिलाते जाइएगा, और जिस एंगल में मिलाओगे उसी एंगल में आपको बार बार मिलाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ से जो एंगल में मिलाया हो उसी एंगल से आपको बार बार उसी एंगल में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और उसी एंगल में जब मिलाओगे तो आपका जो लेंथ 40 सेंटीमीटर का है वो इक्वल पार्ट्स में आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको वर्टिकल दिख रहा होगा लेकिन हल्का सा इंक्लिनेशन रहता है जब आप ड्रॉ करेंगे तो डिवाइडर का पर्पस समझ आया आपको। डिवाइडर का पर्पस सेम इक्वल पार्ट्स, किसी भी लेंथ या कर्व को हम बराबर भागों में बांटने के लिए करते हैं, या लेंथ को मूव कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, ये डिवाइडर हो गया। अब नेक्स्ट है कंपास। ठीक है, ऑफसेट है ना, तो ये है कंपास। अब कंपास का क्या होता है, ऑफ कर दीजिए। तो कंपास का पर्पस क्या है कि इसमें पेंसिल यूज होता है, और कंपास के द्वारा आप कर्व बना सकते हो। ठीक, कर्व ड्रॉ कर सकते हो, और ये 2 प्रकार का होता है। पहला स्मॉल कंपास, और दूसरा है आपका लार्ज कंपास। तो स्मॉल कंपास में लेस देन 20 mm डाया तक आप तो इसके द्वारा कर्व को आप या आर्क या कर्व ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या आर्क ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल या आर्क ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो स्मॉल कंपास को लेस देन 20 mm डाया तक आप ड्रॉ कर सकते हो, और लार्ज कंपास में ग्रेटर देन 50 mm से ज़्यादा डायमीटर को आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपास का पर्पस समझ आ गया। नेक्स्ट होता है छठवां आपका प्रोटेक्टर, जिसे हम बोलते हैं चांदा।
ठीक है। तो प्रोटेक्टर के द्वारा आपका मेजरिंग एंगल और कंस्ट्रक्टिव एंगल मेजर करने के लिए यूज होता है। तो प्रोटेक्टर का यूज मेजरिंग एंगल और कंस्ट्रक्टिव एंगल, सीधी सी बात है। कैसे रहता है प्रोटेक्टर, आपको बताऊं डायग्राम, ये है, ये आपका प्रोटेक्टर रहता है, ये 180 डिग्री वाला प्रोटेक्टर है, ठीक है। ऐसे रहेगा, यहाँ पे 10, 20, 45, 90, ये डिग्री है, सब डिग्री में है। तो ये होता है आपका प्रोटेक्टर, ठीक है। ऐसी सेम रहेगा इधर, और एक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 जो स्केलिंग रहता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर इस टाइप का होता है, इसके द्वारा आप एंगल मेजर करते हो, और प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट 0.5 होता है। लीस्ट काउंट अल्पतमांक बोलते हैं जिसे हिंदी में, 0.5 होता है, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्टर का भी पर्पस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। अब आपको मिनी ड्राफ्टर समझाता हूं। प्रोजेक्टर को ऑफ कर दीजिए। तो नेक्स्ट है 6वां या 7वां जो भी है ना, मिनी ड्राफ्टर। तो सबसे पहले मिनी ड्राफ्टर का मैं डायग्राम बनाता हूं, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या मेजर करता है। थोड़ा अच्छे से रिमूव कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये कैप बना दिया, जिसे मैं बोल रहा हूं लॉकिंग कैप। उसके बाद एक प्रोटेक्टर हेड रहता है, और प्रोटेक्टर हेड में एंगल दिया रहता है। ये 0 डिग्री है, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 फीट डिग्री है, 1, 2, 3, 4, 5 फीट डिग्री है, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये कैप के द्वारा आप लॉक कर सकते हो, और कैप को रिमूव करोगे तो ये एंगल को सेट कर सकते हो, ठीक है। कितना डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी है, ठीक है। तो आप इसको सेट कर सकते हो। इधर से फिर से 0 डिग्री आ जाएगा, फिर 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो आप जैसा सेट करना चाहो सेट कर सकते हो एंगल को, ठीक है। अब इस प्रोटेक्टर में 2 स्केल फिट होते हैं। एक होता है, इसमें भी स्केल में सेंटीमीटर के फॉर्म में आपका स्केल दिया रहेगा। तो स्केल को भी बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये स्केल होता है। इस स्केल को हम बोलते हैं वर्टिकल स्केल, ठीक है। सिमिलरली एक और होता है स्केल, जिसे हम बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। आप देखे होंगे, जो आप कॉलेज में यूज भी किए होंगे, ठीक है। इसका पर्पस मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए डायग्राम बना रहा हूं। ये हो गया आपका, ठीक, हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है। अब यहां से एक पैरेलल बार अटैच रहती है, जो स्टील वगैरह का होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पिवोट जॉइंट होता है या हिंज जॉइंट होता है, और वहां से फिर से एक पैरेलल बार अटैच रहता है, और लास्ट में एक डब्बे टाइप का रहता है, जहां पे लॉक करने के लिए रहता है। और ये ड्राइंग बोर्ड में फिट होता है। तो ये ड्राइंग बोर्ड में फिट होता है। तो इसके द्वारा आप क्या क्या दे दिया इसमें, वर्टिकल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल, लॉकिंग कैप, और इसे हम बोल रहे हैं प्रोटेक्टर हेड, ठीक है। और इसको आप ड्राइंग बोर्ड में फिट करते हो, यहाँ पे क्लैम्प करते हो। जैसे ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लैम्प करूंगा, और उसके द्वारा पूरे प्रोजेक्टर को ऊपर नीचे करके मैं चाहे लेंथ लूँ, वर्टिकल लेंथ, चाहे हॉरिजॉन्टल लेंथ लूँ। अगर इस स्केल को घुमाना है तो इसको ढीला करूंगा, और ये स्केल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये स्केल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वर्टिकल बार और ये हॉरिजॉन्टल बार वाला ऐसे स्लाइड हो जाएगा। तो आप जितने डिग्री में लाइन खींचना चाहो, जितने लेंथ तक लाइन खींचना चाहो, सो यू कैन यूज दिस मिनी ड्राफ्टर इजिली। तो आज की जनरेशन में हम क्या करते हैं, मिनी ड्राफ्टर की सहायता से एंगल मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल लेंथ मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या कर रहा है, ये वर्टिकल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ और इंक्लाइन ऑल्सो, देख इंक्लाइन भी ये कर रहा है मेजर, इंक्लाइन, ठीक है, और एंगल और लेंथ, ये सब आप मेजर कर सकते हो। तो ये क्या क्या को रिमूव कर दिया, ये आया और शक्तिमान की तरह सबको गायब कर दिया,
पहले ही चलता था वो वाला जो इंस्ट्रूमेंट बताया हूं। जब से मिनी ड्राफ्टर का इजाद हुआ, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसकी जगह सिर्फ एक मिनी ड्राफ्टर का यूज होने लगा। मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ, मतलब ये टी स्क्वायर को रिमूव कर दिया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन मतलब ये सेट स्क्वायर को रिमूव कर दिया। एंगल मतलब प्रोटेक्टर का भी जो यूज हो रहा है यहाँ पे हो जा रहा है, मतलब प्रोटेक्टर को भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और लेंथ मतलब एक नॉर्मल स्केल को भी आपको जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, मतलब मिनी ड्राफ्टर के द्वारा आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है आपके ड्राइंग बनाने में। तभी हम फर्स्ट ईयर में रहते थे और हम अगर नहीं ले जाते थे मिनी ड्राफ्टर को तो हमारे टीचर हमको क्लास से बाहर निकाल देते थे। रीजन यही था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आपको चीजें समझ आ गई होगी, मिनी ड्राफ्टर का पर्पस समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेट स्क्वायर सॉरी फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व का यूज, फ्रेंच स्टॉप प्रोजेक्टर, फ्रेंच कर्व का यूज। तो फ्रेंच कर्व को आपको डायग्राम देखे होंगे कैसे बन रहा था, इस टाइप का डायग्राम था ये। ठीक है, ये फ्रेंच कर्व आप देखे होंगे। तो फ्रेंच कर्व का यूज क्या होता है? सपोज आप कोई ड्राइंग बना रहे हो जिसपे आपको ए पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पे मिला, सी पॉइंट यहाँ पे मिला और डी पॉइंट यहाँ पे मिला। ठीक है, डिफरेंट जगह पॉइंट मिला और डिफरेंट रेडियस का आपको पॉइंट मिला। तो फ्रेंच कर्व के द्वारा आप डिफरेंट रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, है ना। टू जॉइंट मल्टीपल पॉइंट को ज्वाइन करके आप डिफरेंट रेडियस का क्या ड्रॉ कर सकते हो, कर्व बोल सकता हूं मैं, कर्व ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान के चलो कि ये वाला इस वाले को पोर्शन को यूज किए तो ये यहां से आ गया ऐसे। वर्टिकल कोई होगा, वर्टिकल मान के चलो यहाँ पे कोई ऐसा है तो वर्टिकल हम आ गए ये। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को यूज कर रहे हैं तो ये सी से डी आ गया और फिर वर्टिकल आ गया। तो डिफरेंट रेडियस का आप कर्व ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हो। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब इंजीनियरिंग स्केल, हाँ एक पेंसिल और बचा हुआ है, मैं पेंसिल को भी बता दे रहा हूँ। 8वां लास्ट होगा, 8वां या 9वां जो भी है। ठीक, ऑफ प्रोजेक्टर। तो ये है आपका पेंसिल। अब पेंसिल तो आप बचपन से यूज कर रहे हो, KG 1 से लेके जब तक आप अभी जॉब की तैयारी कर रहे हो तब तक आप पेंसिल यूज कर रहे हो। ठीक है, पेंसिल को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन पेंसिल के भी टाइप होता है, ये आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से उसको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो पेंसिल का यूज कोई भी लाइन, कोई भी कर्व, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए होता है। और इसके टाइप्स कैसे होते हैं, इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। एक होता है F, HB, 2HB, 3HB प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, सिमिलरली H, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, H, 2H, 3H डैश 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 डैश। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सबका क्या यूज होता है वो बता रहा हूं। तो F जो है एक मॉडरेट पेंसिल है, यहीं से आप आगे जाओगे तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी और इधर पीछे जाओगे तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये है आपका मॉडरेट पेंसिल। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको B की वैल्यू देखिएगा, S तो वही था B, 2HB, 3HB मीन्स HB की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो HB की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और HB की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो आपका पेंसिल सॉफ्ट एंड डार्कर बिहेव यूज करता है, सॉफ्ट एंड डार्कर बिहेव दिखता है वो। मीन्स अगर आपका पेंसिल का नीड
सॉफ्ट होगा, और जब आप कुछ बनाओगे तो वो डार्क बनेगा। पेंसिल का जो नीड रहेगा जो आपका सॉफ्ट होगा, और जो भी बनाओगे वो डार्कर होगा। और अगर लेफ्ट साइड जाते हो, अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो इस साइड जाओगे तो पेंसिल का जो नुकीला कोना है, निब बोलते हैं जिसे हम, वो हार्ड रहेगा और ये लाइटर दिखेगा। मीन्स जैसे जैसे B की वैल्यू बढ़ रही है वो सॉफ्ट और डार्कर होते जा रहा है, और जैसे जैसे वो H की वैल्यू बढ़ा रहा है वो हार्ड एंड लाइटर होते जा रहा है। ठीक है, अब पेंसिल के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कोनिकल पेंसिल, जो आप नॉर्मली यूज करते हो, कोनिकल पेंसिल। ठीक है, ये होता है कोनिकल पेंसिल। इसके द्वारा आप लेटर वगैरह में ड्राफ्ट करने के लिए इस पेंसिल का उपयोग करते हो। ठीक है, लेटरिंग या अल्फ़ाबेट वर्क में, अल्फ़ाबेट वर्क बोल सकता हूँ मैं, अल्फ़ाबेट वर्क या स्केच वर्क। स्केच वर्क जो वो आर्टिस्ट लोग जो बनाते हैं, किसी का डायग्राम, पेंसिल डायग्राम जो हम बोलते हैं ना, किसी का फोटो बना दिए पेंसिल वाला, ठीक, तो वो स्केच वगैरह इसी कोनिकल पेंसिल से यूज़ करते हैं। स्केच वर्क में इसका उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन पूछ सकता है, लेकिन बहुत चांसेस कम है। ठीक है, सेकेंड होता है चीजल पेंसिल, चीजल टाइप का। चीजल कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा होता है, ये ऐसा होगा, उसके बाद ये पेंसिल आपका ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसका यूज़ थिन ड्राइंग में, मतलब पतले ड्राइंग में, थिन ड्राइंग एंड यूनिफॉर्म थिकनेस में इसका उपयोग किया जाता है। थिन ड्राइंग एंड यूनिफॉर्म थिकनेस में इसका उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल आपको समझ आ गया होगा, बी बढ़ रहा तो सॉफ्ट एंड डार्कर होगा, इधर जा रहे तो हार्ड एंड लाइटर होगा। दो टाइप की पेंसिल है, कोनिकल पेंसिल और चीजल पेंसिल। कोनिकल पेंसिल का यूज़ लेटर और अल्फ़ाबेट वर्क में होता है, स्केच वर्क में होता है, और चीजल पेंसिल का यूज़ थिन ड्राइंग एंड यूनिफॉर्म थिकनेस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अब इंजीनियरिंग स्केल ऑफ कर दीजिए प्रोजेक्टर को। अभी लास्ट टॉपिक है, टाइम भी हो रहा है, टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। अब इंजीनियरिंग स्केल एक नया टॉपिक है, और इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस पेपर में 2016 में जो हुआ था। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है, ऑफ। तो इंजीनियरिंग स्केल का क्या यूज है? जब कभी भी कोई डायग्राम देता है तो डायग्राम आपके एक्चुअल साइज में हो सकता है। आपके पास जो स्केल है वो जनरली सेंटीमीटर में होता है, तो हम जो फॉलो करेंगे सेंटीमीटर को ही फॉलो करेंगे। भले mm दिया रहेगा लेकिन हम फॉलो सेंटीमीटर को करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई डायग्राम दे दिया है और वो एकदम सेम साइज में, हमें 10x4 का, जैसे एक मानता हूँ, पहला है फुल स्केल, इसके टाइप है, टाइप को पहले लिख दे रहा हूँ तब आपको आसानी से समझ आएगा। एक है फुल स्केल। ठीक है, आपके पास एक डायग्राम है, डायग्राम भी बनाते चल रहा हूँ। डायग्राम है आपका 10x4, ये लेंथ है, ये विड्थ है ना, तो 10 mm और 4 mm का। ठीक है, और आप ध्यान देना, जब कभी भी आप डायग्राम बनाओगे, ड्राइंग बनाओगे, ठीक, तो mm इक्वल टू सेंटीमीटर मानना, क्योंकि mm की वैल्यू, जैसे ये मेरा स्केल होता है, ठीक है, ये स्केल होता है, तो स्केल में आपकी जो वैल्यू है mm में एकदम छोटे 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 पॉइंट में दिया है। ठीक है, तो जब आप इसको सेंटीमीटर में लोगे तो आसानी से स्केल में ड्रॉ कर सकते हो। तो हम जनरली जो भी मानेंगे सेंटीमीटर के फॉर्म में मानेंगे। मीन्स हम एक कंडीशन मान लेते हैं mm इज इक्वल टू सेंटीमीटर, भले वो हमको mm में ही दर्शाना है, लेकिन हम एजम्पशन ले रहे हैं mm इक्वल टू सेंटीमीटर। तो आपके स्केल में 10 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आसानी से आप 10x4 का 10 mm और 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, लेकिन मैं mm को सेंटीमीटर मान रहा हूँ, तो 10 mm और 4 mm मतलब 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किए, इधर 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ किए तो वो 10 mm हो गया, इधर 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किए तो 4 mm हो गया, क्योंकि मैं mm इक्वल टू सेंटीमीटर मान रहा हूँ। तो ऐसे स्केल को जब सेम टू सेम हम डायमेंशंस को प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे स्केल को हम बोलते हैं फुल स्केल।
ठीक है, जब हम सेम टू सेम डायमेंशंस किसी भी टर्मिनोलॉजी का ना इनटू किए ना डिवाइड किए, डायरेक्ट mm और सेंटीमीटर बस हम एक अजम्पशन मान रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्टली इसको 10 mm और 4 mm को सेंटीमीटर के फॉर्म में हम ड्रॉ कर दिए तो वो कहलाता है फुल स्केल। मतलब इसमें हम 1:1 यूज कर रहे हैं। गॉट इट। सेकेंड होता है रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, अब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई ड्राइंग है जो बहुत बड़े फॉर्म में दिया हुआ है, जो आप सेंटीमीटर मींस आप स्केल की सहायता से आप उसको नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसी स्थिति में उस ड्राइंग को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लो कि ये दे दिया है 1000 mm और 400 mm। हम mm इक्वल टू सेंटीमीटर मान रहे हैं, ठीक है, हम mm इक्वल टू सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो क्या आप भाई साहब 1000 mm का लंबा स्केल लाओगे, फिर 400 mm का, mm मतलब सेंटीमीटर, अजम्पशन मेरा, तो आप 1000 सेंटीमीटर का लंबा स्केल लाओगे और 400 सेंटीमीटर का लंबा स्केल लाओगे? नहीं, उसको आप क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे। और रिड्यूस किस फॉर्म में करोगे? 1:x के फॉर्म में। और जब आप 1:x के फॉर्म में करोगे तो आपको x कोई भी वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जो इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दे और आप उसको सेंटीमीटर में ड्रॉ कर सको। ठीक है, तो मान के चलो हम अज्यूम करते हैं कि x इक्वल टू 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 100 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये 1/x के फॉर्म में है ना, तो जितनी भी वैल्यू रहेगी डिवाइडेड बाय इंटू 1/x करेंगे, जितनी भी वैल्यू रहेगी इंटू 1/x, और x की वैल्यू को 100 पुट कर, आप कुछ भी ले सकते हो, 500, 200, 300, मेरा मूड था मैं 100 ले लिया। ठीक है, तो जो वैल्यू लोगे आपको पूरे ड्राइंग में उसी वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। ये तो रेक्टेंगल है, कभी सर्कल होगा, बहुत सारे मल्टीपल सर्कल रहेंगे, इस पे आर्क रहेगा, तो पूरा आप इसी x की वैल्यू को यूज करोगे। तब ये कैसे होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 1/x के फॉर्म में यूज कर रहे हो आप, तो 1000 डिवाइडेड बाय x मतलब यहाँ पे ये 10 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और 400 डिवाइडेड बाय 100 मतलब ये 4 के फॉर्म में आ गया। मतलब एक 10 सेंटीमीटर का आप लाइन खींच दोगे, 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच दोगे और एक 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच दोगे तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। और आप दर्शाओगे तो आप इसी फॉर्म में दर्शाओगे, 1000 mm और 400 mm में। भले आप जो मेजर कर रहे हो वो 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के फॉर्म में मेजर कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 1000 mm और 400 mm में, क्योंकि उत्पत्ति तो यहीं से हुई है, यही तो क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो आप आसानी से इस 10 सेंटीमीटर और इस 4 सेंटीमीटर की सहायता से 1000 mm और 400 mm को दर्शा सकते हो। और आप क्या फंडा यूज किए हो, 1/x 1:x, जहां पे x की वैल्यू को मैं 100 मान रहा हूं। तो ये दूसरा टाइप हो गया। ठीक है, मीन्स आपका जो बड़ा डायग्राम था वो छोटे डायग्राम में आसानी से कन्वर्ट हो गया। 1000 हम सेम यूज करेंगे और ये 400 mm, और एक्चुअल में क्या है, 1000 जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। एक्चुअल वाला जो हम स्केल से मेजर कर रहे हैं उसको मैं लिख दे रहा हूं। अब तीसरा टाइप है आपका एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल, अब आपकी वैल्यू कोई छोटी दी हुई है, आपको एग्जाम में वैल्यू, ड्राइंग की जो भी वैल्यू है वो छोटी दी हुई है, तो छोटा छोटा तो ड्रॉ नहीं कर सकते आप क्या करोगे, उसकी स्केल को बड़ा कर दोगे। तो सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपकी जो वैल्यू है वो 1 दे दी है 1 mm और 0.4 mm। ऑलरेडी सेंटीमीटर में नापना मुश्किल रहता है, ये तो mm के फॉर्म में दे दिया है। अब तो इसको एनलार्ज कैसे करोगे, तो उस कंडीशन में x/1 यूज करोगे। आप x/1 यूज करोगे, मीन्स जो भी वैल्यू रहेगी उस पे x का इंटू करोगे। तो हम एजम्पशन लेते हैं कि x की वैल्यू को मैं 10 मानता हूं, तो यहाँ पे 10 का इंटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, और यहाँ पे 10 का इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 4। मीन्स आपको 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का आपको एक खींचना पड़ेगा। तो आप एनलार्ज कर रहे हो, 1 mm से 10 में चले गए, 0.4 से 4 में चले गए, और आप बनाओगे वैसे ही 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दोगे और 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दोगे, तो आपका जो ड्राइंग है ये ऐसे से ऐसा बनेगा। मतलब छोटा था अब वो बड़ा बन गया, लेकिन आप फाइनल में जब आप नोट करोगे तो 1 mm और ये 0.4 mm ही रहेगा। लेकिन एक्चुअल में वो क्या था, जब आप स्केल से बना रहे थे तो ये 10 सेंटीमीटर था और ये
4 सेंटीमीटर था। तो आप नोट इसी को करोगे ना, 1 mm और 0.4, इसको मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, फुल स्केल में हम सेम टू सेम ड्राइंग डायग्राम बनाते हैं, इसलिए 1:1 हो गया। रिड्यूसिंग स्केल में 1:x डायग्राम बनाते हैं और x की वैल्यू को 100 अगर रखते हैं इस एग्जांपल के हिसाब से, तो आपका डायग्राम बड़े से छोटा बन गया, इसलिए इसे रिड्यूसिंग स्केल बोल रहे हैं। और तीसरे डायग्राम में एनलार्जिंग में जब आप x:1 रखें और x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 10 मान लिया है, तो उस कंडीशन में आपका डायग्राम छोटे से बड़ा बन गया। तो रिड्यूसिंग मतलब डायग्राम आपका छोटा हो गया, एनलार्जिंग मतलब डायग्राम आपका छोटे से बड़ा हो गया, और फुल स्केल में आपका सेम हो गया। ठीक है, तो ये आपका था टाइप्स ऑफ स्केल। अब इसके एक क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको बस मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्केल, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इन शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्केल, या हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन शीट, और ये कौन सा वॉल्यूम अंडर रूट रहेगा, क्यूबिक रूट रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्केल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, लेंथ के फॉर्म में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, एरिया के फॉर्म में रहेगा तो अंडर रूट करना है, और वॉल्यूम के फॉर्म में रहा तो क्यूबिक रूट करना है। ठीक है, अब अगर हम इसको बोलते हैं आरएफ फैक्टर। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम फुल लेंथ रिड्यूसिंग स्केल और एनलार्जिंग स्केल में पुट करते हैं, तो हमारा क्या है, यहाँ पे डायग्राम देखिए, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वही था जो स्केल में जो इक्वेशन में दिया हुआ था, तो आरएफ की वैल्यू यहाँ पे आ जाती थी 1। ठीक है, अब हमारे में क्या दिया हुआ, रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन शीट, आप ड्राइंग शीट पे कौन सी वैल्यू को बना रहे हो, पहले ऊपर क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन शीट, मतलब ड्राइंग शीट पे आपकी वैल्यू ऊपर साइड स्मॉल है, और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन शीट जो आप पहले जो था वो डायग्राम है ना, वो आपका लार्ज है। ठीक है, आपका जो फाइनल था, फाइनल को ऊपर लिखना है और इनिशियल को बाद में लिखना है, तो फाइनल आपका छोटा बना था और इनिशियल आपका बड़ा बना था, स्मॉल अपॉन लार्ज, मतलब ये आरएफ की वैल्यू लेस देन 1 होती है। सिमिलरली इस कंडीशन में एनलार्जिंग में आरएफ की वैल्यू क्या आएगी, आपका फाइनल क्या था, फाइनल आपका बड़ा था मतलब लार्ज हो गया, और इनिशियल क्या होगा, स्मॉल हो गया। इस कंडीशन में आरएफ इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आरएफ इक्वल टू 1, आरएफ लेस देन 1 और आरएफ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये तीनों कंडीशन पूछ सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। अब दो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट, आज का जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, 2016 में, नवंबर 2016 में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएफ। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएफ, तो एक्चुअल में जो सीट पे बनाए थे वो हम 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में बनाए थे, जो सीट की वैल्यू दी थी ये 1 सेंटीमीटर दी थी, और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्केल था वो 20 या 30 दी थी, 20 मान के चल रहा हूँ, 20 सेंटीमीटर के फॉर्म में मान के चल रहा हूँ। तो दोनों वैल्यू को आप सेम यूनिट में पुट करोगे, दोनों वैल्यू को सेम यूनिट में पुट करोगे, तो आपके एग्जाम में दे दिया था 1 जो था लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन शीट दे दिया था, 20 सेंटीमीटर भी दे दिया था आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्केल, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 1/20 सेंटीमीटर, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन अगर इसको आरएफ के फॉर्म में पूछ देता तो गड़बड़ हो जाता, थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो इसीलिए पूरे टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है ना। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज का डेमो सेशन था। ठीक है,
और जो जो चीज़ें क्वेरीज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे पिछले क्लास में हमें लगा कि प्रोजेक्टर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भी मुझे भी, तो हमने अभी प्रोजेक्टर को थोड़ा सा उसके पार्ट को कम कर दिया। आपको समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और जो भी सेशन था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी है प्रॉब्लम शेयर कर देना, और टेलीग्राम में भी अपडेट लेते रहना। व्हाट्सअप में भी आप मैसेज कर सकते हो, अभी सर भी मैसेज कर देंगे कि व्हाट्सअप के कारण कुछ दिक्कतें आ रही है, तो वो 1-2 दिन में रिसॉल्व हो जाएगा, फिर से व्हाट्सअप चालू हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेरीज है रिलेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट? एनी क्वेरीज? हेलो, कोई क्वेरीज है? ठीक है, आई थिंक कोई क्वेरीज नहीं है। तो ये है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का डेमो सेशन। अब नेक्स्ट जो भी रहेगा आप उससे फिर समझ सकते हो, जो भी डेमो सेशन रहेगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट। देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पहले ही मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आप फर्स्ट ईयर में बड़े बड़े ड्राइग्राम के फॉर्म में पढ़े होंगे, ठीक है। तो पूरी चीज़ें आपको एनडी भट्ट में मिल जाएगी, है ना, पूरी चीज़ें एनडी भट्ट में मिल जाएगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे आपके एग्जाम में बड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को ड्रॉ करने बोलेगा या पूछेगा वो, ठीक है। तो आपको वहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग से तो वो चीज़ मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा डीप स्टडी करना पड़ेगा, है ना। पूरी चीज़ें इंजीनियरिंग ड्राइंग के एनडी भट्ट बुक में अवेलेबल है, ठीक है। तो सो यू कैन प्रिफर इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट फॉर एनडी भट्ट ऑथर, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेरीज तो नहीं है किसी को इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड? ठीक है, तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं। आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और कुछ अगर हमें अपडेट करना है तो आप मैसेज कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।